हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारा जो बीएफएम का दिसंबर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, उसको मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आप सभी तरह के क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाएंगे और बेसिकली उनके पीछे क्या कंसेप्ट है ये भी आप समझ जाएंगे हर एक क्वेश्चन के पीछे। और मैं चाहूंगा कि आपको मैं याद करवा दूं क्वेश्चन का आंसर, ताकि आप जो है इस प्रकार का सवाल यदि पूछा जाए तो आप उसको सही जवाब दे पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन जो है रिगार्डिंग द लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट, यानी पैकिंग क्रेडिट के लिक्विडेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट की सही है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू पैटर्न विच इज आस्क्ड इन आईआईबीएफ रिसेंटली। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक नाउ हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट एडवांस ड्यू टू रिसेंट गाइडलाइंस। देखिए दोस्तों, इसको पहले समझाता हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिसेंट गाइडलाइन जो आया है इसने सिग्निफिकेंटली फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है लिक्विडेशन के लिए। यानी दोस्तों, हमारे पास जो लिक्विडेशन का जो फ्लेक्सिबिलिटी था, रिसेंट गाइडलाइन ने उसे सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। बैंक अभी भी चाहे तो रीजनेबल डिस्क्रिशन मेंटेन कर सकती है विद इन रेगुलेटरी गाइडलाइन। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो कह रहा है ना कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बैंक के पास अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल डिस्क्रिशन मेंटेन कर सकती है इस रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर। तो ये कहना गलत है कि उन बैंक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट कैन ओनली बी लिक्विडेटेड विद द सेम एक्सपोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट विच इट वाज अवेल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये पुराने समय में सही था, लेकिन आज के समय में ना करंट रेगुलेशन में क्या आ गया है? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। करंट रेगुलेशन रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पैकिंग क्रेडिट को आप सेटल कर सकते हैं किसी भी एक्सपोर्ट प्रोसीड के साथ। यहाँ क्या करें, देखिए, पैकिंग क्रेडिट कैन बी सेटल्ड विथ एनी एक्सपोर्ट प्रोसीड। कोई जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल लोन से ही लिंक्ड हो। यहाँ देखिए लिखा है ना, विद द सेम एक्सपोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट विच इट वाज अवेल्ड। ये देखिए, ये पहले था। आज के समय में क्या है कि पैकिंग क्रेडिट को आप जो है सेटल कर सकते हैं किसी भी एक्सपोर्ट प्रोसीड के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा लिंक हो इनिशियल लोन से, जब तक कंडीशन क्या है कि जब तक डेब्ट कवर हो रहा हो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इनेबलिंग इट टू बी सेटल्ड विद एनी अदर एक्सपोर्ट प्रोसीड नॉट यूज्ड फॉर पैकिंग क्रेडिट बाय द एक्सपोर्टर। ये सही है, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एडवांटेज है पैकिंग क्रेडिट का। ये जो हमारा पैकिंग क्रेडिट का जो सेल्फ लिक्विडेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, उसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इमेजिन कीजिए कि रमेश नाम का एक आदमी है, ठीक है, उसको पैकिंग क्रेडिट मिलता है 1 लाख का, मान लीजिए 1 लाख का पैकिंग क्रेडिट मिलता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए। समझिए इस चीज को, उसको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना है जिसके लिए उसे 1 लाख का पैकिंग क्रेडिट मिला। बाद में वो क्या करता है कि वो एक्सपोर्ट करता है फर्नीचर 1.5 लाख का। 1.5 लाख का फर्नीचर जो है वो क्या करता है दोस्तों? एक्सपोर्ट करता है। तो वो 1.5 लाख का जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है ना, उसे यूज कर सकता है 1 लाख के पैकिंग क्रेडिट को सेटल करने में। एवन दो जो लोन दिया गया था वो फर्नीचर के लिए दिया गया था, लेकिन वो चाहे तो 1.5 लाख का जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है उसे यूज कर सकता है 1 लाख के पैकिंग क्रेडिट को सेटल करने में। तो यही फायदा है लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी किस टर्म में? जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सपोर्ट प्रोसीड को सेटल कर सकते हैं पुराने। वही चीज यहाँ मैंने एग्जाम्पल समझाया, उसको 1 लाख का दिया गया था टेक्सटाइल के लिए, 1.5 लाख का दिया गया फर्नीचर के लिए पैकिंग क्रेडिट, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि 1.5 लाख का पैकिंग क्रेडिट को वो यूज कर रहा है सेटल करने के लिए 1 लाख के पैकिंग क्रेडिट्स के लिए। ठीक है, ये पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, एक्सपोर्टर आर अलाउड टू अवेल पैकिंग क्रेडिट साइमल्टेनियसली फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स अगेंस्ट द सेम एक्सपोर्ट प्रोसीड। दोस्तों ये गलत है। ये जो इसे कहते हैं हम लोग डबल फाइनेंसिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डबल फाइनेंसिंग, और ये प्रोहिबिटेड है। राइट, ये अलाउ नहीं किया जाता। एक एक्सपोर्टर जो है सेम एक्सपोर्ट प्रोसीड को यूज नहीं कर सकता कि वो पैकिंग क्रेडिट ले मल्टीपल बैंक से, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे लैंडिंग रिस्क जो है बढ़ जाएगा। अब बताइए, सब बैंक से यदि लोन ले उसी एक्सपोर्ट प्रोसीड में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? लैंडिंग रिस्क का खतरा होगा। राइट, तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया क्यों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,
तो याद रखिए, लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इनेबलिंग इट टू बी सेटल्ड विद एनी अदर एक्सपोर्ट प्रोसीड, नॉट यूज्ड फॉर पैकिंग क्रेडिट बाय द एक्सपोर्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्या समझ में आया कि रिसेंट गाइडलाइन जो है ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है पैकिंग क्रेडिट के लिक्विडेशन के रिगार्डिंग, अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है पहले से। एक्सपोर्टर जो है किसी भी एक्सपोर्ट अर्निंग को यूज कर सकते हैं अपने पैकिंग क्रेडिट को सेटल करने के लिए, जिससे उनकी फाइनेंशियल मैनेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे से अगला सवाल देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन था। ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा यूनिफाइड अथॉरिटी है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो आरबीआई जानते हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंटायर डोमेस्टिक बैंक सेक्टर को रेगुलेट करती है, लेकिन ये आईएफएससी को रेगुलेट नहीं करती। आईएफएससी क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो समझे, तो ये इसका सही आंसर आरबीआई नहीं होगा। सेबी आप जानते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये हमारे भारत के जो सिक्योरिटी मार्केट है उसे रेगुलेट करती है, लेकिन आईएफएससी को रेगुलेट नहीं करती है। पीएफआरडीए होता है दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती है पेंशन सेक्टर को भारत में, आईएफएससी को रेगुलेट नहीं करती। आईआरडीएआई है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, आईएफएससी रेगुलेट नहीं करती। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आईएफएससीए, यानी इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं क्योंकि अगली बार हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो ये करेक्ट आंसर है। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जिसको क्रिएट किया गया है ताकि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डेवलप करे और रेगुलेट करे। और इंस्टीट्यूशन जिसके पास जो भी आईएफएससी के अंदर होते हैं भारत में, उन्हें रेगुलेट करती है। समझिए कि एक तरह का ट्रैफिक पुलिस है, जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। तो आप समझिए कि जैसे जैसे एयरपोर्ट के जोन का अपना अपना डेडिकेटेड अथॉरिटी होता है ना, वैसे आईएफएससी का अपना रेगुलेटर होता है आईएफएससी के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल में पूछा गया है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक यानी डीएसआईबी के लिए और दूसरे बैंक के लिए करंट लीवरेज रेशियो कितना है। राइट, सो व्हाट इज द करंट लीवरेज रेशियो फॉर डीएसआईबी एंड अदर बैंक। तो दोस्तों सबसे पहले इसको समझते हैं कि लीवरेज रेशियो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस लीवरेज रेशियो। मैंने बोला ना आपको, मैं आपको चीजें याद समझा के जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर दिस पार्टिकुलर वीडियो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब ये लीवरेज रेशियो क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि बैंक का जो कैपिटल है ना, वो इसका सेविंग है, इसका लोन है, इसके स्पेंडिंग है। मतलब बैंक का जो कैपिटल है, ठीक है, बैंक, इमेजिन अ बैंक कैपिटल एज इट्स सेविंग एंड इट्स लोन एंड इट्स स्पेंडिंग। तो लीवरेज रेशियो एक रूल है जो कि कहता है कि बैंक जो है ना, अपने सेविंग का एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। समझे? तो लीवरेज रेशियो क्या बताता है कि बैंक जो है अपने सेविंग का, जो भी बैंक का सेविंग है, उसका सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा उसे कम ही खर्च करेगा, स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं। स्पेंडिंग शुड बी लेस देन सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेविंग, ये लीवरेज रेशियो का नियम कहता है। अच्छा, डीएसआईबी एक टर्म आया है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक। बेसिकली ये क्या होते हैं, बिग स्पेंडर्स होते हैं बैंकिंग वर्ल्ड का, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है अपने स्पेंडिंग के साथ। इसीलिए दोस्तों इनका जो लीवरेज रेशियो है ना, ज्यादा रखा गया है, 4% रखा गया है। मतलब कि वो अपने सेविंग का 4 टाइम्स स्पेंड कर सकते हैं। समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे डीएसआईबी होते हैं ना, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये बिग स्पेंडर होते हैं, ठीक है। इनका ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है अपने स्पेंडिंग के लिए। इसीलिए इनका लीवरेज रेशियो स्लाइटली हायर रखा गया है, जो कि 4% है। मतलब वो अपने सेविंग का 4 गुना जो है स्पेंड कर सकते हैं। मैंने लीवरेज रेशियो समझाया ना आपको, ठीक है, कि बैंक लीवरेज रेशियो बताता है कि बैंक कितना खर्चा कर सकती है अपनी सेविंग के परसेंटेज का। और दूसरी बैंक की जहां तक बात है, दूसरी बैंक को स्मॉल स्पेंडर होते हैं, इनका पास स्लाइटली लोअर लीवरेज रेशियो रखा गया है, जो कि है 3.5%, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि डीएसआईबी के लिए क्या है लीवरेज रेशियो। तो आप ऑप्शन को देखिए, 4% ऑफ डीएसआईबी, 3.5% फॉर अदर बैंक, बिल्कुल सही है। यही पॉइंट ध्यान रखना है कि डीएसआईबी के लिए जो लीवरेज रेशियो है 4% रखा गया है, और बाकी बैंकों के लिए 3.5% रखा गया है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। होपफुली आपको लिवरेज रेशियो समझ में आ गया, डीएसआईबी कौन होते हैं, अदर बैंक में क्या क्यों ज्यादा रखा गया है डीएसआईबी का लिवरेज रेशियो, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि डीएसआईबी को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, इसीलिए इनका स्पेंडिंग पे भी ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग ट्रेड क्रेडिट फॉर अवेलिंग रॉ मटेरियल इन इंपोर्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। पहले समझिए, पहले होता था 180 दिन, ठीक है, लेकिन आज के समय में जो दिसंबर 26 है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम 360 दिन अलाउ करती है ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग के लिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए। देखिए यहाँ पे है ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग है और रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। 360 दिन सही आंसर है इसका। देखिए समझिए कि 360 दिन ऑफ द ट्रेड क्रेडिट, या देखिए ट्रेड क्रेडिट दो तरह का होता है, आपको पता होगा कि ट्रेड क्रेडिट इज ऑफ टू टाइप, एक तो है हमारा बायर्स क्रेडिट और एक है हमारा सेल सप्लायर्स क्रेडिट। बायर क्रेडिट बोले या सप्लायर क्रेडिट बोले, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये जो बायर क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट होता है ना, इसको आप नॉन कैपिटल गुड्स के लिए अवेल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये नॉन कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा रॉ मटेरियल है, सपोज वी हैव रॉ मटेरियल, राइट, हमारा रॉ मटेरियल है, उसके अलावा दोस्तों आपके कंज्यूमेबल्स हैं, योर कंज्यूमेबल्स, योर स्पेयर पार्ट, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, नॉन कैपिटल गुड्स होंगे। तो बेसिकली ये जो आपको 360 दिन का समय ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, ताकि आप अपने जो भी रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया है ना विदेश से, उसका आप पेमेंट कर सकें। तो ये 360 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स 360 दिन ऑफ द ट्रेड क्रेडिट कैन बी अवेल फॉर नॉन कैपिटल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स एक तरह का नॉन कैपिटल गुड्स है, याद रखिएगा। जहां तक बात है एक साल की, तो दोस्तों 360 दिन जो है एक साल से क्लोजर है, लेकिन 365 दिन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है आपको फर्नीचर बनाना है और आप क्या कर रहे हैं, वुड, लकड़ी को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ट्रेड क्रेडिट मिल सकता है 360 दिन तक, लेकिन एक साल तक का नहीं मिलेगा। और 3 साल तो अलाउ ही नहीं होता है। 3 साल पता है किसके लिए अलाउ होता है, 3 साल अलाउ होता है कैपिटल गुड्स के लिए। ध्यान रखिए, देखिए मैं एक क्वेश्चन से सब कुछ समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए अगली बार पूछ दिया गया कि बताइए कैपिटल गुड्स का कितना ट्रेड क्रेडिट मैक्सिमम पीरियड फाइनेंसिंग का होता है, तो याद रख लीजिए 3 साल। 3 साल अलाउ किया जाता है कैपिटल गुड्स के लिए। अब आप पूछेंगे कैपिटल गुड्स का एग्जांपल बता दो मुझे, बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो देखिए मशीनरी याद रख लीजिए, मशीनरी एग्जांपल है कैपिटल गुड्स का। अब जो हमारा रॉ मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, फैब्रिक हो गया, दीज आर नॉट कैपिटल गुड, दीज आर द नॉन कैपिटल गुड्स, राइट। तो बेसिकली ये एक लंबा समय का लोन है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के लिए, आपके एवरीडे सप्लाई के लिए नहीं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए टू सी पहले पास्ट में एप्लीकेबल होता था, लेकिन जो अभी का मैक्सिमम पीरियड है वो है 360 दिन। तो 360 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है ट्रेड क्रेडिट को फाइनेंस करने का, अब रॉ मटेरियल अवेल करने का। समझे, ये चीज क्लियर हो गया आपको, बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा बैंक को आप डीएसआईबी मानते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले कैसे हम समझें कि बैंक डीएसआईबी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक। सबसे पहले तो समझ लीजिए एसबीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये तीनों बैंक जो हमारे डीएसआईबी हैं। अब क्यों डीएसआईबी है, थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। ये जो तीनों बैंक है ना, ये बिगेस्ट प्लेयर हैं। प्लीज रिमेंबर दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप। इनका सिग्निफिकेंट पोर्शन है कंट्री के टोटल एसेट का और डिपॉजिट का। ये जॉइंट्स कहलाते हैं अपने बैंकिंग सेक्टर के। पहला कारण है इनके साइज के कारण। दूसरा कारण है इनका इंटरकनेक्टेडनेस। क्या मतलब हुआ कि इनका वास्ट नेटवर्क है ब्रांचेस का, एटीएम का, दूसरे सर्विसेज का, जो कि ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस से इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा है इसका पोटेंशियल इंपैक्ट। यदि कोई भी बैंक जो है ना एक सीरियस फाइनेंशियल इशू को फेस करेगा तो इसका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। मतलब क्या होगा, एक रिपल बनेगा डिसरप्शन का थ्रू आउट द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। इसीलिए दोस्तों एक जायंट डोमिनो फॉल करता हुआ सोच सकते हैं आप। तो इनके साइज के कारण, इनके इंटरकनेक्टेडनेस के कारण, इनके पोटेंशियल इंपैक्ट के कारण ये तीनों बैंकों को डीएसआईबी के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो हमारे एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है, ये भी प्रोमिनेंट बैंक है भारत में, लेकिन अभी तक इनको डीएसआईबी नहीं माना गया है क्योंकि इनके साइज छोटे हैं, इनका इंटरकनेक्टेडनेस कम है एज कंपेयर टू द टॉप 3, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डीएसआईबी का जो डेजिग्नेशन है ना, ओवर द टाइम चेंज होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों बैंक हमेशा के लिए डीएसआईबी यही रहेंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो बायर क्रेडिट होते हैं उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, जिसको हम डेट ऑफ शिपमेंट से कैलकुलेट करते हैं, अलॉट फॉर द इंपोर्ट ऑफ नॉन कैपिटल गुड्स। तो दोस्तों अभी का जो रेगुलेशन है, करेक्ट आंसर है इसका अप टू 1 ईयर, ठीक है, अप टू 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेस, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, सेम कंसेप्ट है।
तो करंट रेगुलेशन जो है आरबीआई ने सेट किया है नॉन कैपिटल गुड्स के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, अभी मैंने आपको नॉन कैपिटल गुड्स एग्जाम्पल बताया था ना, जैसे आपको रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, कुछ स्पेयर्स ले रहे हैं, राइट, कुछ कंज्यूमेबल्स ले रहे हैं, सो दीज आर योर नॉन कैपिटल गुड्स। तो ये ग्रेस पीरियड होता है जो कि आपको समय मिलता है ताकि आप इंपोर्टेड सप्लाई के लिए पेमेंट कर सकें। तो 1 साल मैक्सिमम होता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना वुड को इंपोर्ट कर रहे हैं, लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने फर्नीचर के लिए, तो आपका बायर क्रेडिट जो है 1 साल का हो सकता है, योर बायर क्रेडिट कैन बी फॉर 1 ईयर। लेकिन यदि आपका इंटायर बिजनेस साइकिल जो है वुड को खरीदने से लेकर फर्नीचर बेचने तक 6 महीना लगता है, if your entire business cycle from buying goods to selling furniture takes only 6 month, तो क्रेडिट पीरियड जो है 6 महीना कैप किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे ऑप्शन है 5 साल का, दिस इज रॉन्ग, ये केवल कैपिटल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये 3 से 5 साल तक का होता है डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। तो जो हमारे नॉन कैपिटल गुड्स होते हैं ना, उनका जो बाइंग क्रेडिट है 1 साल तक का होता है। और आपके तो इसमें ये दोनों आंसर होगा, अप टू 1 ईयर और अप टू द बिजनेस साइकिल, जो भी कम हो, ठीक है ना, जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, याद रखिएगा। तो अप टू 1 ईयर और अप टू बिजनेस, अप टू द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास पूछा गया है कि मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, जिसको एमआरआर बोलते हैं, ऑरिजिनेटर के केस में कितना होता है रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में फॉर ड्यूरेशन लेस देन 24 मंथ। दोस्तों समझिए, ये जो हमारा एमआरआर है ना, एमआरआर जो होता है इसका सही जवाब है, मैं सबसे पहले ऑप्शन वाइज चलता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है 10% ऑफ द बुक वैल्यू। दोस्तों ये पहला ओल्ड, ये दिस वाज द ओल्ड एमआरआर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो भी लोन हमारा 24 महीना से ज्यादा का होता था ना, उसमें ये हमारा रिक्वायरमेंट था। लेकिन हमारे पास मान लीजिए कि आरएमबीएस समझते हैं, ये जो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग आरएमबीएस बोलते हैं। लेकिन जिस आरएमबीएस का 24 महीना से कम समय का है, ठीक है, तो एमआरआर को 5% में रिड्यूस कर दिया गया। ये पहले का बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कर रहा है 5% ऑफ द बुक वैल्यू। देखिए दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो हमारा एमआरआर है, एमआरआर यानी कि मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट ये रेजिडेंशियल मॉर्गेज के लिए रिड्यूस कर दिया गया है ताकि सिक्योरिटाइजेशन को हम इंसेंटिवाइज कर सकें और हाउसिंग मार्केट में लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सकें। देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको। यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगा ऑरिजिनेटर। हु इज ऑरिजिनेटर? बैंक है ऑरिजिनेटर, ठीक है। बैंक को अपना गेम में स्किन रखना है। कैसे? जो भी सिक्योरिटाइज लोन है उसके 5% वैल्यू को रिटेन करना है, इंश्योर करना है कि उनके पास इंटरेस्ट रहे इन सभी मॉर्गेज के परफॉर्मेंस में, ठीक है। और जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है जो कि ऑरिजिनेट करती है 100 करोड़ रुपया, ठीक है, होम लोन का, 100 करोड़ का होम लोन देती है और मैच्योरिटी है 20 मंथ। सो बैंक ऑरिजिनेट ₹100 करोड़ वर्थ ऑफ होम लोन्स विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 20 मंथ्स। तो यदि इनसे बहुत सारा लोन है, एक लोन नहीं है दोस्तों, होम लोन्स है, तो बैंक ने क्या किया कि ऑरिजिनेट किया 100 करोड़ वर्थ होम लोन और मैच्योरिटी रखा है 20 महीने का। तो यदि ये सभी सिक्योरिटाइज कर देंगे, इफ दे सिक्योरिटाइज, यदि बैंक जो है इन सभी लोन को सिक्योरिटाइज कर देंगे आरएमबीएस में, यानी रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में, तो उनको कम से कम 5 करोड़, यानी जो 100 करोड़ का 5% है बुक वैल्यू, यानी 5 करोड़ रिटेन करना है एज पर द एमआरआर रिक्वायरमेंट। ये जो रिटेन पोर्शन होगा ना, ये इनका इंटरेस्ट को अलाइन करेगा इन्वेस्टर के साथ जो कि आरएमबीएस को खरीदेंगे और इंश्योर करेंगे रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिस। तो रेगुलेशन ओवर द टाइम चेंज हो सकता है, इसीलिए हमेशा है कि हम आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करें। अभी का जो गाइडलाइन वो ये कहता है कि बुक वैल्यू का 5% जो है एमआरआर रखा गया है ऑरिजिनेटर के केस में फॉर ड्यूरेशन लेस 24 मंथ। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आप हमारे पेड पीडीएफ का, पेड वीडियोस का एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको हमारा ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप का नाम है JIV NCIB मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टैग भी है JIV NCIB मेड सिंपल। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों वहां पे मैं फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ और दोस्तों फ्री डेली क्विज़ेस भी कंडक्ट करता हूं, जो कि आपके बीएफएम के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा और इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको आप क्लियरली समझ पाएंगे और इसको सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है, हमारे ऐप के लिंक पे क्लिक करना है, ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में और डेली अपडेट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे
क्विज़, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, वीडियोस के फॉर्म में उसका आपको हेल्प लेना है। चलिए, आपने बीएफएम के प्रिपरेशन को अच्छे करने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड कैटेगरी में क्या आता है। तो चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कैपिटल। दोस्तों बिल्कुल सही है। कैपिटल का मतलब कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है इसके ऑनर के द्वारा, यानी ऑनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो ये शेयर कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, जब इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को खरीदते हैं या तो शेयर कैपिटल के फॉर्म में होगा, या तो ये हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में। समझ रहे हैं बात को। देखिए दो तरह से हो सकता है। कैपिटल जो है या तो शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब इन्वेस्टर जो है कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, या रिटेन अर्निंग में के फॉर्म में हो सकता है, मतलब प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि बिजनेस में री इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या सीड मनी है जिससे आप कंपनी को ग्रो कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल कैन इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट वापस बैंक में री इन्वेस्ट कर दिया गया हो। नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो दोस्तों बाकी जो ऑप्शन है ना, ये सभी एसेट्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये सभी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन ये कैश के सोर्स तो नहीं है ना, यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड कह रहा है। रिजर्व की बात करें तो ये जो रिजर्व है ये इसके अंदर रिटेन अर्निंग आता है जो कि कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसमें दूसरे रिजर्व भी होते हैं, जैसे कि सरप्लस हो गया, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ये सभी तो इसके अंदर आते हैं। तो ये सभी डायरेक्टली सोर्स ऑफ फंड नहीं माने जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये जो सरप्लस है और ये डेप्रिसिएशन है, इसको हम लोग सोर्स ऑफ फंड नहीं मानते हैं। फिर जो लास्ट ऑप्शन कर रहा है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये सभी टेम्पररी होल्डिंग है कैश के, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के कैपिटल में। तो दोस्तों सही जवाब है इसका कैपिटल। बाकी जो ऑप्शन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी में, लेकिन कैपिटल आपको बताता है कोर सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, जिसके आप एसेट को एक्वायर कर सकते हैं और बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो समझिए कि कैपिटल एक फाउंडेशन होता है जिसपे पूरी इमारत कंपनी की पूरी इमारत बैठी होती है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप कंपनी के अलग अलग हिस्से को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ फंड में हम लोग कैपिटल ही क्यों ले रहे हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड मानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है कि कैसे अपनी कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, राइट, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज कर रही है, यही होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। हाउ कंपनी इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज दैट इट हैव। तो इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये जो इन्वेस्टमेंट लिखा गया है ना, ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिग्निफाई करता है कि आपने फंड को कैसे एलोकेट किया है अपने डेली ऑपरेशन के लिए। सॉरी, हाउ यू हैव फंड एलोकेटेड द फंड टुवर्ड एसेट दैट आरंट डायरेक्टली यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशन। इसको ऐसे समझिए कि कंपनी जो है पैसा रख रही है ताकि दूसरे एवेन्यू में काम कर सके, ताकि फ्यूचर रिटर्न जनरेट कर सके या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कर रहा है रिजर्व्स। दोस्तों रिजर्व्स टेक्निकली, रिजर्व के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रखते हैं जिसको हम लोग एप्लीकेशन नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो फंड है ना ये एक्टिवली डिप्लॉयड नहीं होता है। इसको बाद में आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, लेकिन इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है, राइट। रिजर्व मतलब क्या होता है समझते हैं ना, कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपने रख लिया, दिस इज नॉट इमीडिएट फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन, बाद के लिए रखे हैं आप। जहां तक बात करें हम लोग डिपॉजिट्स की, देखिए डिपॉजिट जनरली का मतलब, डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि वो फंड जो कि हमें कस्टमर से मिला है या दूसरे एंटिटी से मिला है, कोई डिसबर्समेंट नहीं हुआ है कंपनी के द्वारा, तो इसको आप एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं मान सकते। जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप फंड को एलोकेट कर रहे हैं एसेट के प्रति जो कि हमारे डेली ऑपरेशन में डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। जैसे कंपनी अपने पैसे को रख रही है दूसरे एवेन्यू में काम करने के लिए ताकि फ्यूचर रिटर्न जनरेट कर सके, तो वो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। जहां तक बात है एडवांस की, तो एडवांस को आप देख सकते हैं प्री पेमेंट। आप प्री पेमेंट पहले ही पे कर दिए,
सर्विस के लिए या गुड्स के लिए जो तो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो टेक्निकली एक आउटफ्लो ऑफ फंड है, लेकिन इसको आप इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन प्री पेमेंट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। तो दोस्तों बाकी जो ऑप्शन दिए गए ना, इन सभी में से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे क्लियरेस्ट एग्जांपल है कि कंपनी अपने फंड को डिप्लॉय कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसीलिए दोस्तों इसे कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इस तरह सोचिए कि कंपनी जो है अपने रिसोर्स को खर्च कर रही है स्टॉक खरीदने में, बॉन्ड खरीदने में, रियल एस्टेट खरीदने में या दूसरे एसेट खरीदने में, जो कि डायरेक्टली डे टू डे रनिंग में इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस का, ठीक है, और ये हमें फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर बेनिफिट जनरेट करके देगा। इसे ही कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। बाकी रिजर्व क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, आई थिंक वी हैव मेक इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमा के अंतर्गत यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कौन सा स्केड्यूल में प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को लिस्ट किया गया है रिगार्डिंग रेमिटेंस। दोस्तों स्केड्यूल, पहले हम लोग स्केड्यूल 1 की बात करते हैं। स्केड्यूल 1 समझिए कि नो गो लिस्ट है। ये क्या है? नो गो लिस्ट है, ठीक है, मनी ट्रांसफर अब्रोड के लिए। इसमें लिखा गया है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो कि फेमा के करंट अकाउंट रूल के हिसाब से अलाउ नहीं किए जाते हैं, इसीलिए नो गो लिखा गया है। मतलब ये समझिए कि एक डू नॉट क्रॉस साइन है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेमिटेंस के लिए। स्केड्यूल 2 दोस्तों आपके रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन को कवर करता है। मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए, यू नीड एक्स्ट्रा परमिशन, ठीक है, या पेपर वर्क चाहिए इससे पहले कि आप पैसा भेज सकते हैं इन सभी पर्पस के लिए, यानी कि प्रोसीड विद कॉशन लिस्ट है। स्केड्यूल 3 क्या डील करता है? स्केड्यूल 3 डील करता है परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये स्केड्यूल 3 डील करता है। मतलब एक सेपरेट रूल बुक होता है इन्वेस्टमेंट का। और स्केड्यूल 4 जो है फेमा के अंदर है ही नहीं, तो ये रेलेवेंट ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्केड्यूल लिस्ट करता है प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों जैसे आप देखिए स्केड्यूल, इसका सही जवाब है स्केड्यूल 1। मैंने बोला नो गो लिस्ट। जैसे देखिए इसका नो गो लिस्ट में क्या हो सकता है कि आप पैसा भेज रहे हैं लॉटरी विनिंग का, आप जो है बैंड मैगजीन को रेमिटेंस का पैसा दे रहे हैं, आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए, बेटिंग साइट के लिए, हाँ, आप क्लब के मेंबरशिप के लिए पेमेंट कर रहे हैं जो कि भारत में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये सभी नोगो लिस्ट है ना, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ये प्रोहिबिटेड है। और शेड्यूल 2 कहता है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए। शेड्यूल 3 कहता है कि ये हमारा परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको सभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ बन गए, नहीं बन गए? आपसे अगला मान लीजिए सर पूछ दिया कि बताइए कि फेमा के कौन से शेड्यूल में लिखा गया है कि हमें एक्स्ट्रा परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से ताकि उन सभी काम को कर पाए, तो आंसर होगा शेड्यूल 2। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि फेमा के कौन से सेक्शन के अंदर परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को बताया गया था, शेड्यूल 3। तो इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको एक एक ऑप्शन को समझ में आ जाए कि सवाल यदि घुमा के पूछे तो भी आप उसका जवाब दे पाए। सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं ऐसा नहीं कि केवल आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं, दिस इज नॉट द वे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड टेलिंग यू कि व्हाट एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो यू कैन सी one question is equivalent to 4 different question, right? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इफ यू थिंक दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू एंड फॉर योर पर्पस, ओके, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू कलेक्ट द डेटा, टू प्रेजेंट बिफोर यू एंड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन द लूसिड मैनर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों यदि मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल रेमिटेंस प्लान कर रहे हैं तो हमेशा आप फेमा के शेड्यूल 1 को देख लीजिए ताकि ये इंश्योर करें कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड ना हो, ठीक है, एक सेफ्टी मैनुअल की तरह काम करता है। सवाल है कि बैंकिंग सेक्टर में परमिसिबल रेंज क्या होता है सीसीसीबी मेंटेन करने का, यानी काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर मेंटेन करने का CET1 कैपिटल के फॉर्म में। तो दोस्तों देखिए इसको मैं सही समझाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है 1 to 3% ऑफ टोटल RWA। दोस्तों ये जो 1 to 3% है ना, ये कुछ रीजन में पहले अप्लाई होता था, लेकिन जो करंट स्टैंडर्ड है वो है 0 to 2.5% में। अभी ये गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। देखिए दोस्तों बैंक चूज कर सकती है कि 0 से लेकर 2.5% के बीच में अपने RWA का, ठीक है, CCC भी मेंटेन करे इन द फॉर्म ऑफ CET1 कैपिटल, यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। ये एक तरह का बफर जोन होता है। तो दोस्तों ये जो CCCB होता है ना, ऑप्शन डी तो गलत होगा, CCCB है वो एक एक्स्ट्रा रेनी डे फंड के लिए यूज किया। समझिए कि एक्स्ट्रा रेनी डे फंड है बैंक के लिए, अच्छे समय पे CET1 कैपिटल बिल्ड ड्यूरिंग गुड टाइम्स, ठीक है। देखिए मतलब कि नहीं होता है रेनी डे, बरसात, बहुत बारिश हो रहा है, राइट, तो वैसा फंड मेंटेन किया गया है। क्या कहां से मेंटेन किया गया है? CET1 कैपिटल से मेंटेन किया गया है। तो ये बफर को यूज कर सकते हैं ताकि लॉस को आप एब्जॉर्ब कर सकें,
लैंडिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर सकें जब हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए। होता है ना, इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है ना, ठीक है, आप तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनता है। तो ये क्रूशियल है कि आप लेटेस्ट गाइडलाइन से अपडेट रहें। अभी तक का जो CCCB है वो है 0 से लेकर 2.5% ऑफ टोटल RWA, ठीक है, और CET1 से बनता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा करेक्टली स्टेट नहीं है रिगार्डिंग फेमा रेमिटेंस, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन ये देखते हैं, रेसिडेंट कैन गिफ्ट रेमिटेंस अप टू 2 लाख US$ पर रेमिटर पर डॉलर इन 1 फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट दोस्तों ये जो है हमारा, ठीक है, करेक्ट लिमिट है 2.5 लाख का। नॉट करेक्ट पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती होता है, नॉट करेक्टली है, यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, जानबूझकर गलती किया। ये कितना है करेक्टली, 2.5 लाख का है, समझे, तो 2.5 लाख का लिमिट है। ऑप्शन बी कर रहा है कि डोनेशन टू चैरिटेबल रिलीजियस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आर लिमिटेड टू $2 to 2.5 लाख पर रेमिटर पर डोनर इन 1 फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो डोनेशन लिमिट है वो मैक्सिमम गिफ्ट रेमिटेंस लिमिट से अलाइंग है। नेक्स्ट है, कंसल्टेंसी सर्विस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैव अ लिमिट ऑफ $10, आई थिंक इट इज 1 करोड़, 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। मतलब दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। स्पेसिफिक लिमिट है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फॉर सर्च सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी एंड रेजिडेंट कैन यूज देयर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड व्हाइल ऑन विजिट अब्रोड अप टू इंटाइटलमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर विजिट अब्रोड, ये भी सही है। तो दोस्तों आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिन पॉइंट करना था, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जो प्रीवियस इस साल पूछा गया था दिसंबर एग्जामिनेशन में। दोस्तों सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो है रेगुलेटरी कैपिटल के रिगार्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ RWA गलत है। देखिए गलत है पूछा गया है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मिनिमम CET1 रेशियो जो है 5.5% है, ये सही है दोस्तों। ये एक बेसलाइन रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए, जो कि CET1 के फॉर्म में है। दूसरा ऑप्शन है कि जो हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर है CCB, जिसके अंदर कॉमन इक्विटी आता है, वो 2.5% है, ये भी सही है। ये एक तरह का एडिशनल बफर की तरह काम करता है, इट्स एक्ट्स लाइक एन एडिशनल बफर, राइट। तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न ये आपको हेल्प करेगा। तीसरा कह रहा है कि जो हमारा मिनिमम CET1 रेशियो है प्लस CCB है वो 8% का है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। आप देखिए ना, ये 5.5% हो गया, ठीक है, और ये 2.5% हो गया, तो ये कितना परसेंट हो गया, 8% हो गया ना, तो दोनों को जोड़ के तो 8% आएगा ना, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि मिनिमम Tier 1 कैपिटल रेशियो इज 9%, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो तो सही है, एक तो हमारा CET1 है और एक हमारा Tier 1 कैपिटल है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल मिनिमम सम होगा वो 6.5% का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्चुअली 9% दिया गया है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिनिमम Tier 1 कैपिटल रेशियो 1+4 जो कर रहा है वो है 9% का, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 7%, ओके। तो ये सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख के जाइए कि हमारे पास मिनिमम CET1 कितना है, CCB कितना है, ठीक है। CET1 मिनिमम Tier 1 कैपिटल रेशियो कितना होगा, 7% होगा, ठीक है। अब पूछा गया आपसे कि जो हमारा NSFR होता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो होता है, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले NSFR इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ASF टू द रिक्वायर स्टेबल फंडिंग फंड, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये बताता है कि NSFR का कोर कंसेप्ट क्या है, कि वो ये NSFR करता क्या है कि जो हमारा रिलायबल फंडिंग है, ठीक है, जो हमारा रिलायबल फंडिंग है और जो हमारा एक्सपेक्टेड लिक्विडिटी डिमांड है और रिलायबल फंडिंग है, इनके बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। वही है ना, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, दोनों के बीच बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। बी कह रहा है कि अवेलेबल स्टेबल फंडिंग दैट इज ASF रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी रिलायबल ओवर द NSFR टाइम जोन एक्सटेंडिंग टू 1 ईयर, ये भी सही है। ASF के अंदर कुछ सोर्सेज आते हैं, जैसे कि इक्विटी हो गए, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो गए, ठीक है, ये सभी हमारे कुछ ASF के अंदर कुछ सोर्सेज आते हैं, इक्विटी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जो कि जिसको आप क्विकली विड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेड टू बी रिलायबल ओवर NSFR टाइम जोन एक्सटेंडेड टू 1 ईयर, क्विकली आप उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, राइट, वही हमारा ASF के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है NSFR इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज विद आइडियल रेशियो बीइंग 100%, ये भी सही है। आइडियली बैंक के पास अपना रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग का 100% होना चाहिए, जो कि ASF के द्वारा कवर होना चाहिए। क्या कर रहा हूं मैं, फिर से सुनिए, RSF का 100% आप मेंटेन कीजिए, किस फॉर्म में, ASF के फॉर्म में।
ठीक है, जो कि एक बैलेंस और वेल फंडेड स्टेट को सिग्निफाई करेगा। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग इज सोलली डिटरमाइंड बाय इंस्टीट्यूशन कैपिटल विदाउट कंसिडरिंग द लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ इट एसेट एंड बैलेंस शीट एक्सपोजर। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है समझिए। देखिए, एसेट जिसके पास लॉन्गर मैच्योरिटी होंगे, हायर रिस्क प्रोफाइल होंगे, उनको ज्यादा स्टेबल फंडिंग चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने लोन लिया, इसको मैं डिलीट करता हूं। मान लीजिए कि आपने लोन लिया, ठीक है, लोन का मान लीजिए कि लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, लोन का लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, मैच्योरिटी गलत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रीपेमेंट कहता हूं, लोन का मान लीजिए लंबा रीपेमेंट पीरियड है, ठीक है, तो उसको ज्यादा स्टेबल फंडिंग चाहिए ना दोस्तों। इट रिक्वायर्स मोर स्टेबल फंडिंग, इट रिक्वायर्स मोर स्टेबल फंडिंग देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल सी बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको स्टेबल फंडिंग ज्यादा चाहिए। यहां क्या कर रहा है कि विदाउट कंसीडरिंग द लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ इट एसेट, तो गलत है ना दोस्तों। आरएसएफ के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि एसेट का मैच्योरिटीज क्या है। जैसे आपका एसेट है लोन का मैच्योरिटी देखना पड़ेगा ना कि लॉन्गर टर्म रिपेमेंट है तो उसके लिए ज्यादा आरएसएफ रखें, शॉर्टर टर्म है तो उसके लिए कम आरएसएफ रखें। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो एनएसएफ का फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, वो असाइन करता है 0 से लेकर 100% अलग अलग एसेट के लिए, अलग अलग एक्सपोजर के लिए, उसके लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हुए और रेजिडुअल मैच्योरिटी पे डिपेंड करते हुए, समझे। तो अलग एसेट को अलग अलग एनएसएफआर एलोकेट किया जाता है और डिपेंड किस पे करता है, लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उस एसेट कितना ज्यादा लिक्विड है और क्या मैच्योरिटी है उस एसेट का। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था अभी, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन था और एक शॉर्ट टर्म लोन था। मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्ग टर्म लोन है तो उस पर आपको आरएसएफ ज्यादा रखना पड़ेगा, राइट, तो उसके लिए आपको स्टेबल फंडिंग ज़्यादा चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स है उसको अप्लाई किया जाता है रेस्पेक्टिव वैल्यूज में, ताकि हम ओवरऑल आरएसएफ निकाल सकें। और आरएसएफ बताता है स्पेसिफिक लिक्विडिटी नीड ऑफ द बैंक पोर्टफोलियो। तो आपने समझ में आ गया कि एनएसएफआर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें से ऑप्शन डी गलत है। सवाल है कि कौन सी कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फैक्टरिंग को इंट्रोड्यूस करें भारत में। चलिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है पटेल कमेटी। दोस्तों पटेल कमेटी का फोकस था मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म में, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म को इनका फोकस था 1980 में। दूसरा कर रहा है कल्याण सुंदरम कमेटी, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, ये कमेटी था जो कि लीड किया गया था एन कल्याण सुंदरम के द्वारा, ठीक है। इनका एक की रोल था फैक्टरिंग के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में और इन्होंने रिकमेंड किया था कि फैक्टरिंग को लाया जाएगा अर्ली 1990s में, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रेड्डी कमेटी। रेड्डी कमेटी कब आया, 1990s में। तो ये कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के साथ डील करता है मिड 1990 में, और इसका स्पेसिफिकली फोकस फैक्टरिंग पे नहीं था। और राजन कमेटी की बात करें तो पटेल कमेटी से सिमिलर है ये। राजन कमेटी ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को एड्रेस किया इन द अर्ली 2000 एंड वाजंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, जिन लोगों का एग्जामिनेशन हमारा बीएफएम का एग्जामिनेशन जनवरी में होने वाला है, 7 जनवरी को है, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। यदि आपका 13 तारीख को भी एग्जाम है, इफ यू हैव एग्जाम ऑन 13 जनवरी, और यदि आप 7 जनवरी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पे, तो फ्रेंड्स आपको 13 जनवरी का जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यदि आप हमें 7 जनवरी का क्वेश्चन पेपर जो बीएफएम का है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर दें, ठीक है, जितना क्वेश्चन आपसे पॉसिबल हो हमारे इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे, देन आई विल प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल ऑफ 13 जनवरी पेपर विच इज आई थिंक BRPL completely free. So if you please hopefully you have understood this particular offer. Okay. दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, आई हैव रिटन इट डाउन। चलिए, तो फ्रेंड्स आगे बहुत सारे सवाल हैं, इसको मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। तो होपफुली यदि आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, प्लीज कंटिन्यू द वीडियो, आई विल ब्रिंग द पार्ट 2 वीडियो ऑल्सो, एंड होपफुली राइट डाउन हाउ दिस पार्टिकुलर वीडियो हेल्प यू, एंड थैंक्स।